वो आई थिंक जापानीज येन में इज 1,17,000, थोड़ा और ज्यादा मिलता है। 1,44,000 मिलता है। अगर आप टोक्यो में रहते हो तो 1,47,000 या 48 मिलता है फॉर मंथ। और उसमें से अच्छा अप टू यू कि आप कितना सेव कर सकते हो। कुछ लोग इतना सेव करके घर भी बेचते हैं। जस्ट फ्लाइट के 5-6 दिन पहले आपको बोलेंगे ये दिन आपका फ्लाइट है, इस दिन आपको उड़ना है। कुछ नहीं सोचना पड़ता। इट्स एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। योर ओनली जॉब इज टू गेट द स्कॉलरशिप। एक बार स्कॉलरशिप ले लो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब काम कर देंगे एम्बेसी वाले। तो मैं मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा लेवल क्या है, मैं बोलती माई लेवल इज कोम्बिनी लेवल। कोम्बिनी मतलब कन्वीनियंस स्टोर लेवल की। मतलब हाँ। मैं मेरा सामान खो गया, ऑफिस वर्क, ऑफिस पे कागज के करवाना है। बट काफी ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक का आइडियोलॉजी है वो क्योटो यूनिवर्सिटी का। क्योटो यूनिवर्सिटी में कभी आपको नहीं बोलेगा कि आपको इतने क्रेडिट्स करने हैं, आपको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। इट्स लाइक इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि अगर आपको पढ़ना है आप खुद से करो। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं उनके पास यहाँ पे। तो आपका ट्यूशन फी भी प्लस आपका अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के भी पैसे वो आपको देते हैं। सो आप बेसिकली फ्री में पढ़ाई करते हो। पर जब मैं वापस आई इंडिया, तो मुझे सिर्फ जापानीज और हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। मैक्स में आपको टैक्स नहीं लगता, तो जो भी पैसा है वो आपको खुद, आप खुद अपने पास रखते हो। हर फील्ड ऑफ स्टडी में कुछ पर्टिकुलर सीट्स के कोटा होते हैं। मेरा सब्जेक्ट अर्थक्वेक्स था, सो आई स्टडी जियोफिजिक्स, जिसमें मैं अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन के बारे में मैं पढ़ती हूँ। और अगर जो भी रिसर्च पेपर्स आते हैं उसमें आप प्रोफेसर का नाम देखते हो, उसकी उनकी अफिलिएशन देखते हो किस यूनिवर्सिटी से है। फिर आप उस वेबसाइट पे सर्च करते हो उस प्रोफेसर को। हर डिपार्टमेंट का, हर लैब का एक अलग वेबसाइट होता है। इवन हर प्रोफेसर भी अपना एक वेबसाइट बना के रखता है जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा ये रिसर्च है, मेरा ये पेपर्स है, मेरे ये स्टूडेंट्स हैं। वो सब लिख के रखते हैं। सो अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है तो आप उनके 2-3 रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उनके लैब का वेबसाइट विजिट करते हो, ऐसे देखते हो। ऐसे करके आप 2-3 लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करते हो। Hello everyone, welcome to another episode. We have completed 5 episodes with Sakura Science Club members. This is our sixth episode, but this is a bit different. We have a mixed scholar with us today who has been living in Japan. अरे मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ? हाय एवरीवन, आज हमारा 5वां एपिसोड है। नहीं, छठवा। हमारे 5 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा छठा एपिसोड है। हमारे पहले के 5 एपिसोड्स साकुरा साइंस क्लब मेंबर्स के साथ थे, उनका एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन प्रोसेस बताते हुए। ये वाला एपिसोड मिक्स्ड स्कॉलर के साथ है क्योंकि साकुरा साइंस क्लब इज मेड टू प्रमोट स्कॉलरशिप्स, जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इन जापान। तो मिक्स स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप है जो साकुरा साइंस क्लब बहुत प्रमोट करता है। इसलिए हम चाहते थे कि एक मैक्स स्कॉलर खुद आके बताए कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और उनका पूरा एक्सपीरियंस क्या है। उन्हें भी 2 साल हो गए हैं यहाँ जापान में रहते हुए, और उनकी भी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो वो अपना आगे का भी प्लान बताएंगी। तो हमारे पास वी हैव यहाँ पे वेयर इज मीशू। मीशू इज हियर टुडे। इनका Hello इंस्टाग्राम everyone. इनका नाम है समृद्धि, और हमें ये इंस्टाग्राम से मिली, बहुत पॉपुलर है। इसके साथ अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अंतरा, स्टार्ट द इंट्रोडक्शंस। Namaste everyone. Hello everyone. I'm Antara and I'm Chief Coordinator of India Sakura Science Club Alumni Association. मैं जापान 2018 में गई थी एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, और अभी मेरा जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन बॉटनी सब्जेक्ट फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। मेरा नाम नंदिनी है, मैं भी एक कोऑर्डिनेटर हूँ साकुरा साइंस क्लब के लिए, इंडिया साकुरा साइंस क्लब अलमनाई एसोसिएशन के लिए। और मैं जापान 2017 में गई थी, और मैं अभी बैंगलोर में हूँ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाउ समृद्धि का इंट्रोडक्शन प्लीज। ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज समृद्धि और मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मैक्स स्कॉलरशिप। और मैं जापान आई थी 2022 में। सो मुझे 2 साल हो गए हैं। और मैं मास्टर्स कर रही हूँ जियो फिजिक्स में इन क्योटो यूनिवर्सिटी। और या मैं पढ़ाई के अलावा इंस्टाग्राम में भी काफी एक्टिव हूँ। सो इफ अगर आप मुझे जानते हैं वहां से, देन हेलो। कि लोग जापान क्यों चूज करते हैं अपनी
स्टडीज को फर्दर परस्यू करने के लिए? ऐसा क्या ऑफर करती है जापान? एडवांटेजेस क्या है, प्रोस क्या है ओवर अदर ऑप्शंस दैट वी हैव, अदर पॉपुलर ऑप्शंस? जापान इज नॉट एज नोन एन ऑप्शन। एशियन कंट्रीज के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो प्लीज आप इसके बारे में बताइए। ओके, सो आई थिंक लोग के मतलब यंगस्टर्स जो भी हैं, जो जस्ट हाई स्कूल से like निकले हैं, इवन जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, उनका पहला मोटिवेशन आई वुडेंट से कि बहुत ट्रिवियल है, बट ऐसा है कि होता है कि उन्हें अगर एनिमे पसंद है या उन्हें लाइक जब जापानीज कल्चर पसंद है, तो उन्हें स्टार्टिंग से एक बहुत मोटिवेशन होता है कि बाकी लोग यूएस जाएंगे पर मुझे तो जापान जाना है। तो उनका ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि हमें वहां जाना है। तो बट ऑब्वियसली वो इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज उतने इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे कि कैसे जाना है, उतने स्कॉलरशिप के बारे में गाइडेंस नहीं है लाइक अदर प्लेसेस। सो एक आइडिया होता है कि अगर मौका मिले, अगर दे हैव गाइडेंस, अगर गाइडेंस मिले तो हम जाएंगे वहां पे। दूसरा होता है कि आई थिंक जिनको थोड़ा और नॉलेज होता है, थोड़ा और जो लोग रिसर्च करते हैं इस मतलब कंट्री के बारे में, उन्हें पता चलता है कि जापान में या कोई भी ईस्टर्न कंट्रीज में लाइक पढ़ाई करना इज मच मोर चीपर, काफी चीप है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह से। और अगर उन लोग को और थोड़ा अगर वो लोग रिसर्च करें तो उन्हें पता चलेगा कि दे हैव बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं उनके पास यहाँ पे देन इन यूएस। यूएस में स्कॉलरशिप्स नहीं है, मतलब अगर 100% ट्यूशन फी भी माफ हो जाए तो भी अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे देने पड़ते हैं। पर जापान में या कोरिया या जो भी है, मैं तो जापान के बारे में बोलूंगी बिकॉज वहां पे ऐसा है कि अगर आपको कोई अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है लाइक मैक्स स्कॉलरशिप, तो आपका ट्यूशन फी भी प्लस आपका अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के भी पैसे वो आपको देते हैं। आप बेसिकली फ्री में पढ़ाई करते हो। समृद्धि, आप जब नेक्स्ट के लिए गई थी 2022 में, उससे पहले आप कभी जाके आए थे जापान, कि ये आपका फर्स्ट टाइम था? ओके, सो एक्चुअली मैं जापान में थी 2000 से लेके 2004 तक बिकॉज मेरे मेरे पापा भी मैक्स स्कॉलर थे। तो एंड मेरी मम्मा पोस्ट डॉक कर रही थी। हमारी फैमिली थोड़ी सी वैसे रिसर्च रिसर्च टाइप की है। लाइक मेरा लाइक लाइक बचपन जो मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, बट काफी मेमोरेबल टाइम्स थे जो मैंने जापान में। आई वाज इन एहिमे, वो हिरोशिमा के पास है। सो वहां पे मैं थी फॉर 4 साल के लिए। तो जब मैं वापस आई इंडिया, तो अगर जब हायर स्टडीज के बारे में मैं सभी सोचती थी, तो मुझे हमेशा से था कि मैं वापस जाऊंगी। मुझे वापस जाना है कभी, मुझे अपने पुराना स्कूल, पुरानी जगह, वो सब देखना है। तो मेरा एक अलग पर्सनल मोटिवेशन भी था जापान जाने का। मैं गई थी, बट ऑफ कोर्स 20 साल में काफी चेंज हो गया है। पहले जैसा था वैसा नहीं है। बट हाँ, मैं गई थी 4 इयर्स के लिए। मैं किंडरगार्टन में थी, मैं बहुत छोटी थी। किंडरगार्टन वो अभी है भी नहीं शायद, आई थिंक चेंज हो गया। मैं वो जो जापानीज एनिमे का जो जो ड्रेसअप होता है ना, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मैं उसके पहले ही मेरी मम्मी पापा मुझे लेके आ गए, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, हाँ, किंडरगार्टन में थी मैं। एंड जस्ट मिडिल स्कूल, जहाँ पे 7 इयर्स के एज तक वहाँ पे नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, जैसे स्विमिंग, मैप देख के नेविगेट करना, ट्रिप्स करना, और आर्ट एंड क्राफ्ट वो सब कराते थे। तो बच्चे संभालना, अपने से छोटे बच्चे संभालना, वो सब कराते थे। फिर जब स्कूल में असली पढ़ाई वाला चीज हुआ, तब उठा के मुझे यहाँ पे इंडिया में पटक दिया। तो मैं फिर, मेरा क्लास 1 से लेके 12th तक मैं फिर इंडिया में मैंने पढ़ाई किया था। तो फिर आपने फिर जापानीज सीखनी स्टार्ट कर दी थी उस स्कूल में क्या? मुझे जापानीज बहुत फ्लुएंट आती थी। मैं जस्ट 3.5 इयर्स की थी। मैंने 1 महीने में जापानीज सीखा था, प्लस वहाँ का डायलेक्ट भी। पर जब मैं वापस आई इंडिया, तो मुझे सिर्फ जापानीज और हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। और ये स्कूल में बोला था, मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, तो कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने बोला था कि अगर इससे इंग्लिश नहीं आती तो उसे निकाल देंगे स्कूल से। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैपेंड, और फिर मेरे साथ किसी ने जापानीज में बात नहीं की, तो मैं जापानीज भूल गई। तो लाइक आई
प्रैक्टिस नहीं किया। फिर बाद में अभी जब 20 years लेटर जब मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे फिर से अब जापानीज सीखना पड़ेगा, जो भी है मतलब अब ज्यादा डिफिकल्ट है, उन्होंने बोला अरे तुम्हें तो आती है, तुम लैंड करते ही बोलने लगोगी। मैंने बोला ऐसा नहीं होता। तो बट तब जितना अच्छे से आता था, अब तो काफी प्रॉब्लम होती है। अब आप अभी भी, बिकॉज आई डोंट हैव, मतलब अभी तो मेरे पास बात करने के लिए उतना लोग नहीं है, सो अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ तो मेरी जापानीज कॉन्वर्सेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे वैसे कितने मिल जाते हैं मैक्स स्कॉलरशिप पैसे। के बाद? मैक्स ओके। स्कॉलरशिप भी हमें पैसे देती है विच इज स्टाइपेंड। और उसके बाद जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो क्या प्रोस्पेक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की? ओके। तो मैं मतलब यूजी से स्टार्ट करती हूँ, जो लोग अंडर ग्रेड में आते हैं। अंडर ग्रेड में अगर जब आप आते हो तो आपको तो 1 साल जापानीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है। और फिर प्लस आपका अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 years, अगर आप कुछ अदर लाइक बैचलर्स इन साइंस या आर्ट्स कर रहे हो तो 3 साल, तो 4 to 5 years आप जापान में रहते हो, 1 साल लैंग्वेज सीखते हो, और बाकी टाइम आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसके लिए आप मैक्स स्कॉलरशिप लेके आए हो। सो इस पूरे पीरियड में आपको मैक्स हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देती है, विच इज अलग फ्रॉम लाइक ट्यूशन फी सब कट कटा के, बाकी वो पैसा आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, जो आप अपने यूज के लिए रखते हो, जैसे कि रेंट हो गया, खाने पीने का हो गया, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, घूमना है, जो भी है, वो सब हो गया। सो इट्स वो आई थिंक जापानीज येन में इज 1,17,000 येन। और फिर जी जो भी ये जो आपको हर महीने मिलेगा, और उसमें से इट्स अप टू यू कि आप कितना सेव कर सकते हो। कुछ लोग इतना सेव करके घर भी भेजते हैं। प्लस अगर पार्ट टाइम करो, विच इज अलाउड, आप कर सकते हो पार्ट टाइम, जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग टूर्स, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, जो भी है, दैट्स ऑल्सो अलाउड। उसमें भी यू कैन अर्न 1 लाख मोर, एक मतलब एक महीने में। सो ये सब होगा। फिर उसके बाद आफ्टर यू फिनिश डिग्री खत्म होने के बाद, अगर आपको जॉब हंटिंग करना है तो आप अपने, अगर आपके पास जापानीज लैंग्वेज स्किल है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो आपको जॉब खोजने में बहुत इजी होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका N3 या N2 लेवल जापानीज हो। तो उसके बाद आप, क्योंकि आपको इंग्लिश भी आती है, जापानीज भी आती है, तो आप बहुत ही डिमांड में होते हो, बिकॉज उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो दोनों स्पीक बोलते हैं। तो कोई भी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, सेल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो, ना टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आपका टेक्निकल डिग्री है तो आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो, नॉन टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो। सो वैसा है। एंड मैक्स में आपको टैक्स नहीं लगता, तो जो भी पैसा है वो आप खुद अपने पास रखते हो। जब आप कमाने लगोगे, व्हेन यू विल, आप जब एम्प्लॉय हो जाओगे किसी कंपनी के, तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो जो भी कटता है उसके हिसाब से बाकी अमाउंट आपको मिलता है। इट्स आई थिंक स्टार्टिंग वुड बी लाइक 2 लाख एंड टू लाख 50, 2 लाख 14 ऐसा होता है। 2 लाख के ऊपर होता है पर मंथ, येन। आप उसको कन्वर्ट कर लो, ये बेसिक है, मतलब टेक्निकल में नॉट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैं बात ही नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हो तो मास्टर्स में भी 2 साल आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, थोड़ा और ज्यादा मिलता है, 1,44 मिलता है। अगर आप टोक्यो में रहते हो तो 1,47 या 48 मिलता है फॉर मंथ। फिर वो भी आप उसको यूज कर सकते हो। मास्टर्स के बाद बहुत लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में आपका फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मार्केटिंग या जिसमें भी हो, उसमें भी आपका स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख समथिंग, 2,50,000 के ऊपर ही होता है, 3 लाख 4 लाख, अगर आप अच्छे कंपनी में हो तो। अगेन आपके पास अगर जापानीज आपके पास हो प्रोफिशिएंसी, तो आपको ऐसे बुला के लेंगे आपको कि आइए हमारे कंपनी में ज्वाइन कीजिए। पर आप अगर बहुत मेहनती हो तो आप मास्टर्स से आप PhD जाते हो, तो आप मतलब अब आप रिसर्च लाइन में हो तो PhD में आप यू कैन बी टीचिंग असिस्टेंट अपने यूनिवर्सिटी में ही। फिर कोई ऐसा कुछ रोल मिलता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर आप पोस्ट डॉक करते हो, पोस्ट डॉक भी आप जापान में कर सकते हो, फिर वो आप एकेडमिक लाइन हो गया। सो मास्टर्स के बाद इधर अगर आप जॉब चूज करते हो तो जॉब लाइन में ये प्रोस्पेक्ट्स है, और अगर आप मास्टर्स के बाद PhD चूज करते हो तो आप एकेडमिक लाइन में आपका प्रोस्पेक्ट है। सो पैसा ही पैसा है, मतलब आप यू डोंट हैव टू, आपको पैसे देने नहीं होंगे,
आपको मिलेंगे ये पैसे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी करनी है तो आप फिर से नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे? अगर आप ऑलरेडी मैक्स स्कॉलर हैं जैसे मैं हूँ, और मुझे अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो वो एक नोटिफिकेशन 3-4 महीना पहले आपके यूनिवर्सिटी से ही आएगा कि आपको एक्सटेंड करना है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म भरोगे, आपके प्रोफेसर, आप अगर आपको उन्हीं के अंडर करना है, किसी और के अंडर करना है, तो वो आपका इंटरनल प्रोसेस है। फिर आपको एम्बेसी से बात नहीं करना होगा बिकॉज आप ऑलरेडी जापान में हो। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इतना हाई टफ कंपटीशन वाला एग्जाम आपने क्लियर किया, तो वो किस वे में किया आपने? मतलब आपका क्या मेंटालिटी था कि हाँ ये इतना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं और बहुत हाई कंपटीशन होता है, उसमें से कुछ कुछ सिलेक्टेड ही, मतलब बहुत कम सिलेक्ट होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपका क्या था कि आप ऐसे अलग दिखे उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में? आपके एप्लीकेशन में ऐसा क्या था जो उनको आई कैचिंग लगा इसलिए? मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो मैंने भी काफी पुराने मैक्स स्कॉलर्स के वीडियोस और वो सब देखे थे टू सी क्या प्रोसेस है। एंड मैं फाइनली आने के बाद मैं उनसे मिली भी, तो मैंने उन्हें बताया भी कि मैंने आपका वीडियो देखा था, जो 1 साल सीनियर थे जो भी थे। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स रहते हैं, लेकिन इस लिमिटेड सीट्स में उनके एम्बेसी, मतलब एम्बेसी या जो भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके जो फील्ड ऑफ स्टडी है, उस हर फील्ड ऑफ स्टडी में कुछ पर्टिकुलर सीट्स के कोटा होते हैं। कि इवन दो हमें 32 लेना है, हमें दो ह्यूमैनिटीज से लेना है, एक मान लो इन्वायरमेंटल से लेना है, दूसरा कंप्यूटर साइंस से लेना है, तीसरा मेडिकल से लेना है। सो ऐसे करके उन्होंने अपना सीट्स अलॉट कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि 32 में से सिर्फ सारे के सारे सब कंप्यूटर वाले को मिलते हैं, ऐसे नहीं होते। सो द मेन आइडिया इज कि आपको आपका कंपटीशन आपके फील्ड ऑफ स्टडी के लोगों के साथ है, दूसरों के साथ नहीं है। तो मेन पॉइंट ये होता है कि आप जो फील्ड ऑफ स्टडी में हो और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपका एप्लीकेशन सबसे यूनिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका टॉपिक, जो रिसर्च आप करना चाहते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो जापान में, वो यूनिक होना चाहिए। और वो मतलब समझ में आना चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हो जापान में, ऐसा क्यों है। तो आपका रिसर्च, जैसे मास्टर्स के लिए आपका रिसर्च प्लान अच्छा होना चाहिए। प्लस अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो तो आपके बैचलर्स में इनफ मतलब इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, फिर एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए फॉर अंडर के लिए जो हाई स्कूल में है। उनके लिए ऐसा है कि उनको लगता है कि ओलंपियाड और डिबेट कंपटीशन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। उससे उन्हें पता चलता है कि आपका लैंग्वेज में होल्ड है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो अगर आप यहाँ आके कितने सारे अलग को करिकुलर एक्टिविटीज आप पार्ट ले सकते हो। सो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स मार्क्स अच्छे होने चाहिए, प्लस आपका रिकमेंडेशन लेटर अच्छा होना चाहिए अगर आप डिबेट कंपटीशन में हो, या अगर आपका हमेशा से जापान जाने का नैक रहा है, तो आप जैसे कोई जापानीज फेयर में गए, ट्रेड जैसे इतने सारे दिल्ली में कंडक्ट होते हैं जापान फाउंडेशन के, कोई आप इवेंट में गए, कहीं पे प्रेजेंट किया, वो अगर आप लिखते हो तो काफी हाई पॉइंट्स मिलते हैं कि ओके दिस पर्सन इज, मतलब बस कोई कंट्री अप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा, उसको सच में जापान के साथ कोई कनेक्शन है। तो वैसे एक होता है। और मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अर्थक्वेक्स था, सो आई स्टडी जियोफिजिक्स, जिसमें मैं अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन के बारे में मैं पढ़ती हूँ। सो काफी रेलेवेंट है ये सब्जेक्ट, क्योंकि जापान में होता है काफी अर्थक्वेक्स होता है, प्लस वहाँ पे कितने सारे टेक्निक्स है जिससे वो लोग डैमेज कंट्रोल करते हैं, उतनी बिल्डिंग्स और इतनी इतनी रेजिस्टेंट है। और मेरा बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में है, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग इंडिया में पढ़ा है, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज और ये सब का काम होता है। सो अभी नेक्स्ट है कि हाउ टू अर्थक्वेक्स अगर होता है तो हम कैसे डैमेज कंट्रोल करें। तो काफी रेलेवेंट है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। सो अगर आपको जापान में पढ़ना है तो आपको पहली बात तो आप क्यों पढ़ना चाहते हो, दैट क्वेश्चन शुड बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। और उस हिसाब से अगर आप एक अच्छा आंसर लिखो तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, आई थिंक सो।
टोटल कितने लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल फ्रॉम इंडिया मेक स्कॉलरशिप के लिए? सो काफी वेरिड है, बट उनके वेबसाइट में लाइक लिखा रहता है कि कितने होते हैं, बट यूजुअली इट्स लाइक 30 to 33। मेरे टाइम पे 2022 में 33 थे। सो अराउंड 10 to 12 होते हैं यूजी के, 4 5 सीओटी एसटीसी के होते हैं, और बाकी रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें मास्टर्स और पीएचडी दोनों होते हैं। अगर किसी का मास्टर्स हुआ है एंड ही वांट्स टू अप्लाई फॉर पीएचडी, सो हम्म। मास्टर्स के लिए कैसे हम लोग एक कॉलेज ढूंढते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉलेज में मुझे ये सब्जेक्ट में करना है, बट फॉर पीएचडी यू हैव टू फाइंड अ मीन्स गाइड भी ढूंढना है, तुम्हारा टॉपिक भी ढूंढना है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी ढूंढना है। तो अगर समझो कोई है जिसको कोई आइडिया नहीं है कि what work is going on, so how how can he find such guides, and how can he ask them? एक्चुअली मास्टर्स में भी ऐसा होता है कि हमें गाइड खोजना पड़ता है। पीएचडी में भी, पीएचडी मास्टर्स के एप्लीकेशन सेम होते हैं। हमें भी गाइड खोजना पड़ता है, और गाइड मतलब यूनिवर्सिटी खोजनी पड़ती है। पहले यूनिवर्सिटी खोजो, फिर गाइड खोजो, या फिर पहले गाइड खोजो और फिर अगर वो उस यूनिवर्सिटी का है तो उसमें अप्लाई करो, ऐसा होता है। सो एक सबसे बेस्ट पार्ट जापान और जापानीज यूनिवर्सिटीज की ये है कि ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ इंफॉर्मेशन सब कुछ इंटरनेट पे है। आई नो थोड़ा सा कुछ कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो जापानीज में होती हैं, बट हम लोग गूगल ट्रांसलेट करके वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे और फिर जैसे फॉर एग्जांपल, पहले अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो पहली बात तो अगर आप पीएचडी में हो तो आपका मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, सो आप काफी स्पेसिफाइड फील्ड ऑफ स्टडी में ऑलरेडी आ गए हो। आप बहुत जनरल स्टडीज नहीं करते, आपको पता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे हो गया बायोलॉजी हो गया, उसमें अगर इम्यूनोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी में अगर आप कैंसर सेल्स पे पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आप कैंसर सेल्स पे ही आप आगे रिसर्च करोगे। सो देन आपको क्या करना होता है कि आप यू हैव टू सर्च कैंसर सेल्स गूगल में, और कोई यूनिवर्सिटी डालना पड़ता है, या कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ कीवर्ड्स डालना पड़ता है, एंड देन उसमें सारे रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं। और अगर जो भी रिसर्च पेपर्स आते हैं उसमें आप प्रोफेसर का नाम देखते हो, उसकी उनकी अफिलिएशन देखते हो किस यूनिवर्सिटी से है, फिर आप उस वेबसाइट पे सर्च करते हो उस प्रोफेसर को। हर डिपार्टमेंट का, हर लैब का एक अलग वेबसाइट होता है। इवन हर प्रोफेसर भी अपना एक वेबसाइट बना के रखता है जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा ये रिसर्च है, मेरा ये पेपर्स है, मेरे ये स्टूडेंट्स हैं, वो सब लिख के रखते हैं। सो अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है तो आप उनके 2 3 रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उनके लैब का वेबसाइट विजिट करते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करके आप 2 3 लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करते हो, और उनके ईमेल्स भी लिखे रहते हैं। तो एक टाइम आएगा जब आपको खुद से प्रोफेसर्स को मेल करना पड़ेगा, तब आप, क्योंकि आप एक रिसर्च करके रखोगे कि भाई ये प्रोफेसर यहाँ पे है, ये पढ़ाता है, ये उनका फील्ड ऑफ स्टडी है, ये मेरा मैच कर रहा है, तो आप ऐसे करके एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो 1 2 3 4 करके, और फिर आप उनको मेल करते हो। फिर उनका अलग होता है, जैसे कोई प्रोफेसर होंगे बोलेंगे मेरे लैब में जगह नहीं है, या मैं मेरा बहुत लिमिटेड इंग्लिश है, तो अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो देन इट्स फाइन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, ऐसे करके। सो द फर्स्ट आइडियल सिचुएशन इज कि आप हाउ टू सर्च प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज इज फ्रॉम वेबसाइट। आपको वेबसाइट्स खोजना होगा अगर आप यूजी में हैं, और अगर आप लाइक मास्टर्स में हैं, अगर आपको पढ़ना है कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर लॉ, तो उसमें जापानीज यूनिवर्सिटीज कुछ कुछ लिस्ट आ जाएंगे, दो शीशा, और कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं टोक्यो में, अलग यूनिवर्सिटीज हैं। बट वन थिंग इज देयर कि कोई यूनिवर्सिटीज अच्छा या खराब नहीं है इन जापान, सब स्टैंडर्डाइज्ड हैं। सो अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, लाइक प्रीफेक्चरल, काफी उनके फंड्स भी काफी एलोकेटेड है, फैसिलिटीज भी वही है। हाँ, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, कोई कोई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर अगर उतने इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है तो उतना नहीं बोल पाएंगे, बट स्टैंडर्ड सबका सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग होगा। और हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फंड ज्यादा होते हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं, या सो, बट कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको क्योटो या टोक्यो यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते।
जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट्स होती हैं हम्म, आपकी ग्रेजुएशन एंड होने तक, हम्म, कॉलेज हम्म। टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे थ्रू प्लेसमेंट्स। ऐसा ही कल्चर है क्या वहाँ पे भी जापान में? वहाँ पे फेयर होते हैं, लाइक यहाँ पे रिक्रूटमेंट अप्रैल टू अप्रैल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में ही जॉब्स आपको, मतलब आपको जॉब्स, आप स्टार्ट करोगे जॉब तो आपको इसके पहले वाले अप्रैल से आपको सर्च करना चालू करना होगा। ऑफ कोर्स कैंपस फेयर्स लगते हैं जहाँ पे कंपनीज आती है, होता है, लेकिन कॉलेज मास्टर्स में और इसमें ऐसे वो नहीं लेती, 100% प्लेसमेंट का गारंटी नहीं लेती। बिकॉज पीपल काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो लोग समझते हैं कि सब स्टूडेंट नहीं जॉब चाहते। सो सिर्फ वो उन्हीं को इट्स इनवाइट ओनली, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो वो आपको बुलाएंगे कि हाँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सबको आती है कि ये जॉब फेयर लग रहा है, ये कंपनीज आएंगी, ये रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ। आप आओ, फिर आप मिलो, आप बातें करो। फिर ऑफ कैंपस भी काफी लोग अप्लाई करते हैं, अलग से अप्लाई करते हैं जिनको एमएनसीज और अलग कंपनीज चाहिए। सो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, बट कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। मैं अभी बीटेक सीएस ग्रेड हूँ। अंतरा हम्म। मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में होगा और ठीक है। ग्रेजुएशन भी बॉटनी में ही। ठीक है, तो आप हम दोनों के लिए एक एप्लीकेशन प्रोसेस डिजाइन करके बताइए फॉर मेक स्कॉलरशिप। अगर हम दोनों को अभी अप्लाई करना होगा तो हमारे क्या स्टेप्स रहेंगे? सो मैं पहले कंप्यूटर साइंस का पहले बताती हूँ। सो मैक स्कॉलरशिप में हमेशा दो ट्रैक होते हैं। एक होता है एम्बेसी ट्रैक जो अभी चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 27 मई को है। और दूसरा ट्रैक है यूनिवर्सिटी ट्रैक जो नवंबर, लाइक अक्टूबर नवंबर में एक्टिव होता है। सो ऐसा होता है कि एम्बेसी ट्रैक में आप अपना एप्लीकेशन एम्बेसी को भेजते हो। एम्बेसी आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करती है और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करती है, फिर आपकी इंटरव्यू लेती है और फिर बोलती है कि आप जाइए। जाइए नहीं, मतलब आप सर्च कीजिए और जाके अपने यूनिवर्सिटीज या प्रोफेसर उनको मेल कीजिए और उनसे एक्सेप्टेंस लीजिए। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में होता है कि आपको पहले यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट निकालती है कि हम मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन खोल रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का, हमारी यूनिवर्सिटी का। सो आप, जैसे आपको अगर क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्योटो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे मैक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन दिखेगा। तो अगर आप अप्लाई करो तो आप सिर्फ क्योटो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, और किसी एक सीट के लिए, एक सीट एक प्रोफेसर के अंडर। तो ये दो मेथड है। तो ये दो मेथड में कौन सी मेथड आपको चूज करनी है? वन, अगर आपका शॉर्ट है, अगर शॉर्टेड पता आपको है कि आपको किस यूनिवर्सिटी किस प्रोफेसर के अंडर जाना है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी उनके साथ कोई बात हुई हुई है ऑनलाइन, उन्होंने अगर बोला कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर दो, तब आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करो। अगर आपको पता नहीं है, कि आपको बस पता है कि मेरा रिसर्च प्लान रेडी है, मुझे पता है कि मुझे जापान जाना है, पर आई एम फ्लेक्सिबल कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस प्रोफेसर के अंडर जाना है, मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं है, तो आप एम्बेसी में एनरोल, मतलब एम्बेसी ट्रैक के लिए आप अप्लाई करोगे। दिस गोज फॉर बोथ ऑफ यू, जो हम्म। बॉटनी में है और कंप्यूटर साइंस में। ना कंप्यूटर साइंस में ऑफ कोर्स कंपटीशन ज्यादा है, तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, इसमें आपका परसेंटेज देखेंगे। और कंप्यूटर साइंस में आपका रिसर्च प्लान तो देखेंगे, पर उसके अलावा क्या चीज़ है जो आपको एक एज देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हैकाथॉन किया हुआ है, अटेंड किया हुआ है, पार्टिसिपेशन है आपका, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स है, फिर अगर आपके कोर्सेज सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में, या अगर आप कोई इवेंट या कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किए, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं विच इज लाइक यूनिक, कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पार्टिसिपेशंस होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई थिंक हाई स्कूल के, और आई रिमेम्बर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑर्गेनाइज करती है। सो वो सब चीज़ आपके की पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपके रिसर्च प्लान आता है। रिसर्च प्लान में अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर कंप्यूटर्स, अगेन लाइक रिसर्च प्लान के लिए आई होप कि आप, उसके पहले एक प्री रेक्विजिट है जो आपको करना होता है, जैसे कि प्रोफेसर सर्च करना, उनका काम सर्च करना। फॉर एग्जांपल इफ यू, अगर आपको आईओटी में कुछ करना है, तो आईओटी में क्या काम हो रहा है,
और इन जापान में और कौन क्या काम कर रहा है, प्लस आपको एक काफी एक एब्स्ट्रैक्ट थीम बनाना है कि हाउ दिस टॉपिक इज रेलेवेंट टू बोथ जापान एंड हाउ इट इज रेलेवेंट टू बोथ जापान एंड इंडिया. So you're not just going there कि आप मतलब बस वहां जा रहे हो वहां पे पढ़ने के लिए और आप वहां का सब पढ़ लोगे और फिर देन व्हाट. सो आपको एक गाइडलाइन देना पड़ता है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहती हूँ, मतलब इसको जब इंडिया में अप्लाई करना चाहती हूँ, मे बी ट्रैफिक कंट्रोल में और मे बी लाइक सम सेमीकंडक्टर समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इसमें सो आपको एक रेलेवेंस ड्रॉ करना है जो आपके एप्लीकेशन में आपको हर जगह हाईलाइट करना है कि मुझे ब्रिज बनना है जापान और इंडिया के इसमें. जैसे अभी अभी बुलेट ट्रेन का चल रहा है, सो बुलेट ट्रेन का जो भी प्रोजेक्ट है तो मुझे ये आई वांट कि मुझे इसमें ये रेलेवेंस डालना है. तो मुझे दोनों कंट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ब्रिज बनना है, वोट जो भी है ये सब चीज. तो अगर आप ये फॉर्म आप ये सब लिखते हो, आपका एक अच्छा रिसर्च प्लान होता है, आप फॉर्म अच्छे से भरते हो, प्लस आपका रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए पहले एक प्रिलिमिनरी फॉर्म होता है, प्रिलिमिनरी फॉर्म जो आपको ईमेल में सेंड करना होता है, जो कि लास्ट डेट था आई थिंक 3rd में, 4th में या 3rd में को लास्ट डेट था. सो आप ईमेल में सेंड करते हो और फिर वो आपका रिसर्च प्लान और एप्लीकेशन देख के फिर आपको बोलते हैं ठीक है आप अपना फिजिकल एप्लीकेशन पोस्ट कीजिए हमें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं. सो आपका प्रिलिमिनरी शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ आपके रिसर्च प्लान पे होता है. सो आपको वो करना होता है. एंड देन आप जब अप्लाई करते हो उसके बाद फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. इंटरव्यू इन रिटन एग्जाम होता है, सॉरी रिटन एग्जाम होता है, उसमें जापानीज लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है फॉर मास्टर्स. सो जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट होता है बट जरूरी नहीं है कि आपको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए. मतलब अगर आप खाली पेपर भी दो तो इट्स फाइन. वो जस्ट एक एक प्रोटोकॉल है जो वो लोग फॉलो करते हैं कि इन केस मास्टर स्टूडेंट में किसी को जापानीज आता है तो वो अपना जापानीज स्किल दिखा के सबमिट कर सकता है, बट जिसको नहीं आता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे नहीं आती थी, मुझे अभी भी ठीक से नहीं आती है, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर इंग्लिश टेस्ट होता है. इंग्लिश टेस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास आइल्स और टोफल नहीं है तो भी आपका हो जाएगा, पर आपका इंग्लिश टेस्ट अच्छा होना चाहिए. आप मतलब उसमें prepositions और वो सब प्रोनाउंस और वर्ब एडवर्ब ये सब आते हैं, टेंसेस ये सब आता है. और फिर उसका बाद इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके फॉर्म में है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ के क्या होगा, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, जापान में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो. आपका एक्सेप्ट हो गया तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा. ये हो गया बेसिक आइडिया. मैंने कंप्यूटर्स का बता दिया, मैं बॉटनी का बताती हूँ. बॉटनी में सो नाउ लोग को इतना पता नहीं है बट जापान में मेडिकल साइंस का जो फंड है वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. लाइक तो अगर आप यहाँ पे मेडिसिन, ऑफ कोर्स आप एमबीबीएस नहीं कर सकते बिकॉज एमबीबीएस डिग्री इज नॉट ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर जापान मेक स्कॉलरशिप में एमबीबीएस नहीं है. बट अगर आप फार्मा पढ़ना चाहते हो या फिर बॉटनी और जो भी है लाइक zoology भी होता है जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स है, अब यहाँ पे कुछ कुछ टेस्ट इंडिया में लीगल नहीं है पर वहां पे दे हैव सम प्रोविजंस वेयर यू कैन डू सम लैब टेस्ट्स ऑन बोथ लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ. तो अगेन आपको आपको अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, प्लस उस सब्जेक्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे कि आपके प्रोफेसर्स कौन से प्रोफेसर्स हैं जो ऑफ कोर्स हमसे इन जापान में जो रिसर्च का जो टेक्निक है वो थोड़ा हाई लेवल है. बट वो दैट डजंट स्टॉप यू. वो आपको मतलब स्टॉप नहीं कर सकता अप्लाई करने में या आपको एक्सेप्ट करने में. अगर आप उन्हें बोलते हो कि हाँ ठीक है मुझे ये टेक्निक नहीं आता पर मैं वहां जाके सीख लूंगी या सीख लूंगा, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है ओके फाइन भी हम आपको ले लेंगे. सो अगेन आपको बॉटनी के लिए तो आपको पहले यूनिवर्सिटी सर्च करना पड़ेगा. बहुत सारे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं जो काफी ऑटोनोमस हैं, उनके फंड्स अलग हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अलग हैं, काफी सारे रिसर्च होते हैं, तो आपको उनके प्रोफेसर्स को सर्च करना होगा. फिर एक गुड आइडिया इज टू सर्च कॉन्फ्रेंस
कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो टिपिकली एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल फील्ड में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पे काफी सारे चाइनीज और जापानीज प्रोफेसर्स हैं, काफी फॉरेन प्रोफेसर्स हैं जो जापान में काम पढ़ाते हैं अंडर लाइक दिस सब्जेक्ट। सो आप उनके बारे में सर्च करो, उनके पेपर पढ़ो, फिर अगेन सेम प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, एंड देन जो भी आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको थोड़ा सा और रिसर्च करो। जैसे कि अब मुझे इस टॉपिक में करना है, तो क्या टेक्निक यूज करना है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, वो भी थोड़ा ऐड करो रिसर्च प्लान में, ताकि रिसर्च प्लान लगे कि चलो ठीक है, इसे पता है कि इसे क्या करना है, ये बस ऐसे ही नहीं लिख रही मुझे एआई पढ़ना है, एआई में कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं। तो उन्हें पता है कि क्या करना है। सो दे लाइक एन एप्लीकेशन विच इज वेरी वेरी डायरेक्ट एंड वेरी डिटेल्ड एंड डायरेक्ट, इफ दैट मेक सेंस। सो ऐसी चीजें हैं। फिर अगर आपका एम्बेसी में नहीं होता है इन एनी स्टेज, तो आप फिर भी आप सेम ईयर में नवंबर में आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे मैं बहुत लोग को जानती हूँ जो मास्टर्स में उनका एप्लीकेशन लाइक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग नहीं क्लियर हुआ, बट उन्हें मैक स्कॉलरशिप अंडर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से मिल गया। सो दोनों वे ओपन है। मोस्टली प्रोसेस काफी कॉमन है, हम्म। विच इज गुड, कि एकदम अलग अलग ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ हम्म। थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो तो हर फील्ड में होता ही है। सो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे क्या कि इस सब प्रोसेस के थ्रू जैसे आप गए थे तो हम्म। कितना पर्टिकुलर टाइम लगा था और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस। सो बस ऐसा था कि एक और चीज इंक्लूड करना है, अगर आपके स्टूडेंट वीजा में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, या फिर कोई कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। ओके। सो सिर्फ मैक्स स्कॉलरशिप में जब अप्लाई कर रहे हैं तब, राइट? ओके। सो मैंने ग्रेजुएट किया था 2020 में, तो जब पीक कोविड था। और फिर मेरा एज मैच नहीं लगा, मैं 22 नहीं थी जित द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो मैंने फिर क्योंकि मैंने सब्जेक्ट, मुझे थोड़ा सा फील्ड भी थोड़ा चेंज करना था, इंजीनियरिंग से नेचुरल साइंस में जाना था, तो मैंने कुछ इंटर्नशिप्स और फील्ड वर्क किया था। तो मैंने 2021 में अप्लाई किया था। सो ये प्रोसेस 8 to 10 मंथ्स लगता है। काफी पेशेंस चाहिए, प्लस आपको प्लान बी का बहुत जरूरत है। आप मतलब मैक्स स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप साल बर्बाद नहीं कर सकते, बोथ यूजी एंड मास्टर्स। सो अगर आपको मिल गया तो आप कोई भी चीज, करंटली जॉब कर रहे हैं तो छोड़ के जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में ले लिया एडमिशन तो आप ड्रॉप करके जा सकते हैं, बट खाली नहीं बैठना चाहिए मास्टर मतलब मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। सो मैं भी अपना अपना काम कर रही थी, मतलब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही थी दिल्ली में, फील्ड वर्क ये सब। तो 2021 अप्रैल में मैंने अप्लाई किया था। और अगेन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई थी, जो 2 हफ्ते में रिजल्ट बता देते हैं कि आप, अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होता है तो आपको पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट में आपका फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा, हेल्थ फॉर्म होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, ये सब होगा, तो आपको फिर पोस्ट करना होता है। उसके बाद फिर ये चीज होता है मई एंड तक, मई एंड ऐसा। फिर जून, फिर जून एंड मेरा ऐसा हुआ था कि जून, पूरा जून जो होता है, मतलब वो क्या करते हैं ना, वो आपको एक साइलेंट पीरियड होता है हर प्रोसेस के बीच में। दैट साइलेंट पीरियड इज मतलब काफी स्ट्रेसफुल होता है, पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, एंड कोई कॉल्स एंटरटेन नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो अगर आपका होगा तो एक वन फाइन डे आपको एक ईमेल आएगा सुबह उठते। मुझे तो 7 बजे आया था सुबह सुबह, तो मेरी नींद खुलने लगी थी 7 बजे की, अब आएगा अब आएगा। तो जून में मुझे नोटिफिकेशन आया था कि मुझे इंटरव्यू देना है। बट अगेन सिंस मेरा वो था, कोविड का सेकेंड वेव था, तो इंटरव्यू ऑनलाइन हुई थी हमारी। तो हमने ऑनलाइन, जुलाई फर्स्ट वीक में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। फिर जून में नोटिफिकेशन आया था, जुलाई फर्स्ट वीक में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। फिर इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद वापस नोटिफिकेशन आया कि आप एक्सेप्ट हो गया, आपका स्क्रीनिंग हो गया, अगर आप अब आप प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज को मेल करो। और हमें अक्टूबर 30, 3 अक्टूबर तक हमें अपना सारा प्रेफरेंस, जो भी यूनिवर्सिटी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है वो सबमिट करो। आपको एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, इसलिए वो इतना टाइम देते हैं, 2 महीना देते हैं आपको। मास्टर्स का बता रही हूँ मैं, 2 महीना टाइम देते हैं।
तो फिर मैंने 2 यूनिवर्सिटीज से मुझे वो आई थिंक दैट वो पार्ट सबसे स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। यूनिवर्सिटीज को मेल करना, प्रोफेसर को मेल करना, बिकॉज उनके साथ फिर हर प्रोफेसर के साथ एक अलग जूम मीटिंग, कुछ प्रोफेसर्स कुछ टेस्ट लेना चाहते थे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देने के पहले, रिसर्च प्लान डिस्कस करना चाहते थे, काफी कुछ करना चाहते थे, तो वो चीज काफी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग के लिए वो ही स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि पता नहीं होता क्या करना है। उसके बाद फिर जब हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, साइलेंट, कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता कि हमारा एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ। वो हम अपना प्रायोरिटी दे दिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है फर्स्ट, इस यूनिवर्सिटी में जाना है सेकंड। सो मेरा क्योटो यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड वाज नागोया। फाइनली फेब्रुअरी में, फेब्रुअरी 2023 में आया नोटिफिकेशन कि ओके ठीक है, आप एम्बेसी आइए और अपना अपना एक्सेप्टेंस जो भी है आपका कंफर्मेशन लेके जाइए कि आपको मैक्स स्कॉलरशिप मिल गया है। तो वो हुआ। उसके बाद भी काफी साइलेंट पीरियड था। उन्होंने ओरिएंटेशन हुआ, ऑनलाइन ओरिएंटेशन हुआ। वो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए और मतलब कैसे रह मतलब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बता रहे थे कैसे रहना चाहिए। या हमारे लिए तो काफी न्यू था, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। उसके बाद फिर बाद में हमें नोटिफिकेशन आया अप्रैल, क्योंकि जापान खुला नहीं था, जापान के बॉर्डर्स खुले नहीं थे, तो हम अप्रैल में नहीं जा पाए, तो हमारा 1 मंथ का स्कॉलरशिप चला गया। हम अप्रैल में नहीं जा पाए, हम मई में गए। सो मई में जाने के लिए हमें अप्रैल मिड में नोटिफिकेशन आया कि आपको मैंने आपका आपको बुलाया जाएगा वीजा लगाने के लिए, सो यू शुड कम एंड ये सब एप्लीकेशन लेके आना। कुछ फॉर्म्स भरवाए, कुछ उस समय कुछ बॉर्डर रेगुलेशन के कुछ फॉर्म्स थे वो भरवाए। क्वारंटीन करना था हमें, उसका इंफॉर्मेशन दिया कि हमें क्वारंटीन करना है। एंड स्टूडेंट वीजा आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। 15 मिनट में मेरा वीजा मिला है, मुझे बुलाया गया, अब बोला आप वीजा लो, यहाँ बैठो, फोटो फोटो मांगा, जो भी है बैठो। ऐसे मैं बैठी थी 15 मिनट, क्लासेस कर रही थी, जापानीज क्लासेस कर रही थी ऑनलाइन, जापान जीएसटी में। उसके बाद फिर आया, उन्होंने बोला लो आपका ले जाओ। 15 to 20 मिनट्स में मुझे मेरा वीजा मिल गया। सो और फिर आइटिनरी मिला। फिर क्योंकि राउंड ट्रिप भी एम्बेसी देती है, सो आपको पैसे नहीं देने पड़ते किसी भी चीज के, आपको कुछ बुक नहीं करना पड़ता। हाँ, हमें होटल बुक करना पड़ा था, अब तो सब लिफ्ट हो गया, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से आपको एक दिन आएगा कि ये आइटनरी है, यहाँ से आइटनरी मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये फ्लाइट नंबर है, ये डेट ठीक है, अगर यू ओके विथ इट तो आप कंफर्मेशन भेज दो। कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपको जस्ट फ्लाइट के 5-6 दिन पहले आपको बोलेंगे ये दिन आपका फ्लाइट है, इस दिन आपको उड़ना है। तो बस फिर मैं हम लोग आ गए। तो आई थिंक अगर आप मैक्स स्कॉलरशिप से जाते हो तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, स्टूडेंट वीजा ये सब की चीज कुछ कुछ नहीं सोचना पड़ता। इट्स एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। योर ओनली जॉब इज टू गेट द स्कॉलरशिप। एक बार स्कॉलरशिप ले लो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब काम कर देंगे एम्बेसी वाले। सो इट्स इजी। और कितने टाइम पीरियड का लगता है ये वीजा? सो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि मेरा मास्टर्स था तो मेरा 2 साल का है, अभी 2 साल अगस्त में खत्म होगा, 2.5 years अगस्त में खत्म होगा। सो अगर मैं पीएचडी के लिए जा रही हूँ, देन मैं रिन्यू करा सकती हूँ अपना वीजा जब मुझे कंफर्मेशन आएगा। फॉर अंडर ग्रेड जितना जितना पीरियड ऑफ स्टडी होता है जो मेंशन्ड होता है, जैसे फॉर बैचलर्स 4 years है तो 4 years का वीजा होगा, 3 years है तो 3 years का होगा, 2 years है तो 2 years का होगा। एंड उसको कभी भी एक्सटेंड करा सकते हैं एक बार। जैसे जैसे फिर फॉर एग्जांपल मेरा अगर यूनिवर्सिटी से लेटर आ गया कंफर्मेशन का, नेक्स्ट कंफर्मेशन फॉर एक्सटेंशन, वो चीज में अगर मैं एम्बेसी में जाऊं, मतलब एम्बेसी ऑफ जापान इन जो भी है, जो एम्बेसी ऑफ जापान या जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जापान जैसा भी है, वहां जाऊं तो मुझे वीजा मिल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा मतलब। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे हो तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्टेड। सॉर्टेड प्लस 3-3 कॉन्सुलेट्स हैं, मतलब टोक्यो है और ओसाका है और कोबे है। सो काफी इजी है यहाँ एम्बेसी। यहाँ पे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, उसके अलावा मुझे याद नहीं है, बट एक दो और हैं।
हाँ, मैं इंडियन कॉन्सुलेट, और प्लस ऐसा है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे, अगर 3 साल आप पीएचडी कर रहे हो या 3 साल आप बैचलर्स कर रहे हो और 3 साल में 2 और 2.5 ईयर्स में आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है, तो भी आप रिन्यू करा सकते हो। मतलब जापान से ही, आपको इंडिया नहीं जाना होगा। स्टूडेंट लाइफ कैसी रही आपकी जापान में पूरी? जितने स्टाइपेंड के थ्रू लिविंग एक्सपेंसेस भी आपने प्लान करे होंगे, आप रहते कहाँ हो? क्या आप डॉर्म रूम में रहते हो या आपने अलग से अपना ढूंढा है खुद से फ्लैट? ये सब के बारे में बताओ कि स्टूडेंट लाइफ जनरली कैसे दिखती है फ्रॉम एक्स स्कॉलर। स्टूडेंट लाइफ आई थिंक बैचलर्स और मास्टर्स की काफी अलग है। मास्टर्स में आप काफी रिसर्च ओरिएंटेड आ जाते हो, तो इट्स अप टू यू कि आप अगर स्टूडेंट क्लब ज्वाइन करते हो, सर्कल्स ज्वाइन करते हो, तो आप मेंटेन कर सकते हो। बट रिसर्च थोड़ा सा चैलेंजिंग है, दैट इज ट्रू। बट इफ यू कमिंग इन बैचलर्स, बैचलर्स में काफी एक्टिविटीज है। जैसे 1 ईयर जो आप जापानीज पढ़ते हो, उसमें आप काफी फ्रेंड्स बनाते हो। आप एक बार जापानीज सीख लो तो फिर आपके काफी जापानीज फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो होता है। मेरा अनफॉर्चुनेटली था कि मैं कोविड के टाइम पे आई थी, तो मोस्ट ऑफ द पीरियड क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होती थी, और स्टूडेंट गैदरिंग नहीं होती थी, सर्कल गैदरिंग नहीं होती थी। सो काफी थोड़ा सा आइसोलेटेड रहा। बट ऐसे अगर जनरली देखें तो, अगर आप कोई सोशल सर्कल ज्वाइन करो या कोई क्लब ज्वाइन करो, तो आपके लिए काफी, इट्स लाइक फेस्ट होते हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज होती है, तो आप, इट्स प्री नॉर्मल, मतलब इवेंट्स होते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्योटो में रहती हूँ, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है, वो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ से 700 मीटर्स दूर है। तो मैं चल के जाती हूँ। मैं जब डॉम का ये सीन है कि अब क्योंकि एक्सचेंज स्टूडेंट्स काफी आ गए, और काफी फॉरेन से एक्टिविटीज, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, थोड़े दिन के लिए रह रहे हैं, तो अब डॉम जो है बट वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। सो आपको एक लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपको डॉम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको फिर शेयर हाउस और अपार्टमेंट ये सब लेना पड़ता है। मुझे नहीं मिला था, सो मैं शेयर हाउस मैंने बुक किया था। शेयर हाउस मैंने जापान आने के पहले ही बुक किया था ऑनलाइन। अगेन, आप ऑनलाइन हाउस हंटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन आपको वर्चुअली दिखाएंगे, आप बुक कर सकते हो, रेडी टू मूव इन होता है। तो आप, दे आर काफी अच्छे होते हैं, तो आप सीधा अपार्टमेंट रह सकते हो। और जो लोग डॉर्म लेते हैं उनको भी मैक्सिमम 1 ईयर मिलता है। 1 ईयर के बाद दे हैव टू मूव आउट। तो मूव आउट करेंगे तो आपको अपार्टमेंट में रहना होगा। एंड अपार्टमेंट्स ऐसे नहीं होते, मतलब इंडिया जैसे नहीं होते, मतलब काफी स्टूडियो अपार्टमेंट, छोटे से अपार्टमेंट होते हैं, ऐसे एकदम छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं जो। और आप, आई थिंक 40 to 50 थाउजेंड येन में, आप क्योटो की बात कर रही हूँ, 40 to 50 थाउजेंड येन में आपको एक अपार्टमेंट अच्छा मिल जाएगा। वन वन BHK तो नहीं बोल सकते, 1K, 1 रूम, 1 बालकनी, और वो सब मिल जाएगा। एंड हाँ, और क्या, और क्या खाने पीने। एक्सपेंसेस, हाँ। और हाँ, एक्सपेंस। ये तो खाली रेंट होगा ना? आई थिंक फुल्ली फर्निश्ड के लिए फिर ज्यादा करना पड़ता नहीं, है। सो नहीं, तो डिपेंड करता है। कुछ हाउसेस में आपको, जैसे मेरे हाउस में मुझे फ्रिज, स्टोव, माइक्रोवेव ये सब मिला था, बेड बेड फ्रेम मिला था। हाँ। हाँ, लेकिन कुछ लोग रेंट करते हैं, कुछ लोग सेकंड हैंड स्टोर से खरीद के लेके आते हैं। इट्स वेरी चीप, काफी चीप है। और फिर मेरा, लाइक अगर इफ मैं अपने एक्सपेंसेस की बात करूँ तो फिर मेरा मेरी मेरा रेंट काफी कम है। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि शायद मेरे पास बैल्कनी नहीं है, मेरे पास एक बड़ा सा विंडो है। बट मेरा रेंट, माई रेंट इज 37, 37,000 येन, 37,500 ऐसा है। प्लस गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आई थिंक 3,000 आता है। सो 40-41 होता है मेरा। सो बाकी के मेरे खर्चे होते हैं, जैसे कि फोन बिल हो गया। फोन बिल एक्सपेंसिव है, 1 GB पर डे नहीं मिलेगा। तो वाईफाई पे मैं चलती हूँ, बट फिर भी मेरा वो ऐसा होता है। फिर और क्या है, और नॉर्मल एक्सपेंसेस जैसे कि खाने पीने का, मैं ज्यादा बाहर नहीं खाती क्योंकि मैं बाहर ज्यादा कुछ खा नहीं सकती। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं मोस्टली घर पे खाना खाती हूँ। और तो फिर
ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपेंसिव है क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं जापान में। रेडी टू ईट फूड, जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए खाना बहुत सस्ता है यहाँ पे। सो वो होता है अराउंड 20, 20, 30, 20, 25 के। उसके बाद फिर सो ऑल इन ऑल लाइक अगर मैं ज्यादा खर्चे ना करूं तो मैं 30 to 35,000 येन पर मंथ सेव कर लेती हूँ। ऐसा 40,000 मतलब ऐसा सेव कर लेती हूँ मैं। 1 लाख के अंदर मेरा सब हो जाता है, इंक्लूडिंग शॉपिंग, इंक्लूडिंग जैसे कि हर हर महीने जैसे कोई डिनर हो गया, किसी कोई फ्रेंड ने बुला लिया। मेरा ऐसा है कि मैं डिनर में खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं सोशलाइज करने के लिए जाती हूँ, बिकॉज दैट इज कंपल्शन। तो उसमें फिर 1,000 2,000 येन देना पड़ता है। तो मेरा डिनर घर पे हो जाता है, मैं नाम के लिए जाती हूँ। तो उसमें भी वो खर्चे निकालने पड़ते हैं, 5 6,000 येन। फ्रेंड्स, क्या आपके वहां पे जापानीज फ्रेंड्स बने फिर? हाँ, मेरे हैं 2 3 फ्रेंड्स हैं जापानीज, ज्यादा नहीं है। हाँ। हम्म, तो वो मतलब लैब हाँ, लैब 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 के कुछ है, हाँ लैब के कुछ फ्रेंड्स हैं, बट लैब फ्रेंड्स जो हैं वो रेगुलरली उतना नहीं मिलते, बिकॉज थोड़ा सा शादी। शाय, हाँ बहुत शाय, थोड़ा नहीं। क्योटो यूनिवर्सिटी में तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि क्योटो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस, क्योटो यूनिवर्सिटी का इज famous in Japan for being the most weird and shy, having the most weird and shy people. काफी गीकी है वो लोग, काफी मतलब कैंटीन में भी बुक लेके रह जाते हैं। तो उनसे बात करना इज बहुत वेरी डिफिकल्ट। अगर आप लड़की हो और आप फॉरेनर हो तो हाँ। वो तो मतलब बात ही नहीं कर पाएंगे आपसे। मतलब वो सोचेंगे अरे तुमने मुझसे आके बात किया, मेरा दिन बन गया, और अंदर ही अंदर खुश होंगे, पर वो बात नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया काफी टाइम तक, बट ये ऐसा ही है। बट फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे अगर आप सोशल सर्कल्स में जाओ, मतलब अगर आप अपने वर्क प्लेस में नई फ्रेंड्स खोजो तो काफी ज्यादा बेटर है, क्लासमेट्स। अगर आप यूजी में हो तो आप अपने क्लासमेट्स को फ्रेंड्स बनाओ, पर अगर आप मास्टर्स में हो तो आप अपने लैबमेट्स को दोस्त बना सकते हो, लेकिन आप कोई सोशल सर्कल ज्वाइन करो, वो लोग ज्यादा फन होंगे, आई थिंक सो। सो यूजुअली व्हेन यू गो देयर, तो चाहे जापानीज फ्रेंड्स ना बने, यू हैव अ गुड quality of people around you who will take care of you in emergencies and stuff. Yeah, so there are like if you want in emergencies there are like lot of मतलब इमरजेंसी के लिए काफी हेल्पलाइंस हैं। हेल्प मतलब स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो सब हैं। लेकिन आपको अगर पर्सनल हेल्प चाहिए, पर्सनल गाइडेंस और एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो आपके फ्रेंड्स काफी काम आते हैं। वहाँ पे इट्स नॉट जस्ट आप सिर्फ इंडियंस नहीं, आप काफी फॉरेन फ्रेंड्स भी बना सकते हो, वो Hmm. लोग भी काफी अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्योटो में काफी फ्रेंच पीपल हैं, मेरे कुछ फ्रेंच फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं, Hmm. चाइनीज फ्रेंड्स हैं। सो काफी मतलब अ, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें दूसरे नेशनैलिटीज। तो Hmm. काफी लगेगा, आपने कल्चर अपना फूड शेयर करेंगे तो या मतलब मैं जनरली इंडियन कम्युनिटी ऐसा मतलब मैं ऐसा आई डोंट ऐसे खोजती नहीं हूँ। मैं मुझे मिल जाते हैं देन इट्स फाइन। इट्स नाइस टू हैव पीपल जो अपना लैंग्वेज बोले, बट ऐसे कंपलसरी नहीं है मेरा कि मुझे इंडियंस ही चाहिए ऐसा। Hmm. Which is good. मेरे बट मेरी काफी 2 या 3 काफी बहुत अच्छे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कॉलर्स हैं और यहाँ पे रहते हैं। सो हम बहुत, उन्हें भी देखा होगा यूट्यूब पे, वो लोग भी यूट्यूबर्स हाँ हैं। तो हाँ, अच्छा। या एक तो मेरी नेबर ही है, नीचे ही रहती है। वो बेस्ट है, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास कुछ नोन लोग हों, तो हाँ थोड़ा घर वालों को भी ठीक है, सेफ है हमारी हाँ दृष्टि। हाँ, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। अब बट क्यों? इट्स नाइस, लाइक एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे तो लगता है कि जापान में पढ़ना चाहिए, जब जापानीज लोग इतने अच्छे हैं, हम्म। जापानीज सिटीज इतनी सुंदर है, ट्रैवल करना चाहिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आते हो 10 दिन में आप कुछ नहीं देख पाते। आप जब यहाँ पे रहोगे तब, मुझे 2 चीजें, आप जब यहाँ पे रहोगे तो आप जापान को अप्रिशिएट करोगे, और आप जब यहाँ पे रहोगे तो आप इंडियन होना भी अप्रिशिएट करोगे। आई एंजॉय, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम। मुझे बहुत मजा आता है इंडिया वापस जाने में,
क्योंकि मैं थोड़ा क्लोज रहती हूँ तो मैं जा भी पाती हूँ। अगर मैं यूएस में रहती तो मैं इतना जल्दी जा भी नहीं पाती इंडिया। मैं हम्म। पसंद है, मैं इंडियन खाना मिस करती हूँ बहुत सा। अच्छा, अगर कोई नेक्स्ट स्कॉलरशिप से सिलेक्ट नहीं भी हुआ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई लेकिन 30 मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी, तो क्या हमें नॉर्मल एडमिशन भी प्रिफर करना चाहिए? क्या वो भी बेनिफिट करेगा? डू यू नो पीपल जो नॉर्मल एडमिशन से भी आए हैं? या सो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपको मैक्स स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता है तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करें, कुछ यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के पर्सनल स्कॉलरशिप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो आपको ट्यूशन फी और ये सब माफ करे। और मोस्टली जो इवन जापानीज स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग भी काफी एक सेमेस्टर के बाद अगर उनके ग्रेड्स अच्छे हैं तो उन्हें भी फी वेवर मिलता है, उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आप जापान में आके पढ़ना चाहते हो और मैक्स स्कॉलरशिप आपको नहीं मिला है तो भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। बट एक एडवांटेज रहेगा, अगर आप थोड़ा जापानीज आपको अगर आए, अगर आपको जापानीज आपके पास N4 या N5 ऐसा हो तो आपको काफी हेल्प होगा कि आप जब यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद भी यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जैसे मैं एक जन को जानती हूँ जो नागोया यूनिवर्सिटी में है। ही वो भी मतलब वो उसके उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला था बिकॉज उनका फील्ड ऑफ स्टडी मैच नहीं किया था। मतलब एम्बेसी को लगा था कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। बट वो जापान आया 6 महीना रिसर्च स्टूडेंट, एज अ 6 महीना रिसर्च स्टूडेंट था। उन्होंने उसने पार्ट टाइम भी किया एंड पार्ट टाइम से ही वाज इजियर। लाइक मैंने बोला 1 लाख इन पर मंथ मिल जाता है। यू हैव लाइक 24 और 25 आवर्स पर वीक, यू कैन मतलब आप पार्ट टाइम कर सकते हो। पर आवर 1100 येन होता है। सो उस हिसाब से उसने प्रिपेयर किया, एंट्रेंस दिया, जापानीज आई तो फिर जापानीज क्योंकि उसको आती थी तो थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और उसको स्कॉलरशिप मिल गया यूनिवर्सिटी से। सो वो भी कर सकते हैं। मगर आपको सच में पढ़ना है ना, आपको यह सच में आप यू आर पैशनेट, तो यहाँ आके भी बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं। यहाँ आके इनफैक्ट आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। बट अगर आप पहले से प्लान कर रहे हो कि मुझे जापान में पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो जापानीज लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन या कुछ भी होता है, आप खुद से जापानीज पढ़ना थोड़ा सा सीखो। N5 लेवल अगर आप N5 दे दो जापान आने के पहले तो आप बोल सकते हो और फिर यहाँ आके आप फिर आप अप्लाई करो। दोनों दोनों वे से इट्स पॉसिबल। N5 तो अंतरा ने भी किया हुआ है। तो N4 कर लो, N4 कर लो। फिर मेरा N3 तक हो गया है, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया क्योंकि कोविड था। एक एक एग्जाम कैंसिल होते गया और अभी सेंटर सिर्फ पुणे है। अभी मुंबई भी अच्छा। गया सेंटर, अभी JLPT का हम्म भी है। नहीं तो अगर आप जैसे कि अगर आपका N3 N2 हो जाता है तो अगर आप एक रिसर्च प्लान जापानीज में लिखो, इंग्लिश और हाँ, हाँ, जापानीज दोनों अटैच करो, तो वो भी काफी एक प्लस पॉइंट होता है कि अरे इसने वो जापानीज बहुत में। इम्प्रेसिव। हाँ, जिसको जिसको ऐसा नहीं, जिसको आता है तो वो उसको छुपाना चाहिए। आता है तो दिखाओ, दे विल आपका चांसेस बढ़ेंगे। सो या N5 3 months में हो जाता है मैंने सुना है, और N4 6 months। मे बी मैं मुझे तो मेरा तो रिसर्च ही मेरे पास, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आके जापानीज लैंग्वेज पढ़ूंगी। मेरा लाइक नेक्स्ट ऑफर करता है 3 months का लैंग्वेज, जो मैंने किया था। बस हाँ। मुझे उतना ही आता है बिकॉज इतना टाइम नहीं, मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा लाइक मैंने बाद में रियलाइज किया मेरा सब्जेक्ट काफी डिमांडिंग है। तो मुझे इस लैंग्वेज और पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर मुझे पढ़ना है। लेट्स सी जब मुझे मौका मिलेगा तो तब। और बेसिक प्लस प्रैक्टिस। आपको आती है? बेसिक कॉन्वर्सेशन स्किल्स जापानीज में? हाँ, बेसिक्स कॉन्वर्सेशन स्किल्स आती है मुझे। मतलब मैं मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा लेवल क्या है, मैं बोलती हूँ माय लेवल इज कोम्बिनी लेवल। तो मैं मतलब कोम्बिनी मतलब कन्वीनियंस स्टोर लेवल की, मतलब आ, मैं मेरा सामान खो गया, ऑफिस वर्क, ऑफिस पे कागज के करवाना है, कहीं खो गई कुछ सामान, काम करवाना है, वो कर सकती हूँ। पर मैं दोस्तों के साथ ऐसे मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वो सब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो क्योंकि क्योंकि आई टेल यू 1 ईयर मैंने किसी किसी का 1.5 ईयर मैंने किसी का शक्ल तक नहीं देखा। लाइक एवरीबडी वे मास्क। प्लस हम्म। हमारे कैंटीन में वैसे वो होते थे, वो
क्या बोलते, समझ गई मैं, पर से बोलते क्या है? क्यूबिकल्स, हाँ, सी क्योंकि थ्रू क्यूबिकल्स बनाते थे वो लोग। हाँ, तो हम बात भी नहीं कर सकते थे किसी से। तो मैंने तो 1 साल किसी से बात तक नहीं किया। क्योटो यूनिवर्सिटी तो हम भी गए थे हैं अंतरा, वहाँ की कैंटीन में लंच किया था। पता क्या मेरा यूनिवर्सिटी कैंटीन के सामने ही है, मतलब मेरा लैब। डिपार्टमेंट। अच्छा, हम्म। सही था। हम्म। वहां पे काफी लोगों से मिले थे, इतना खाली था, एक तो बड़ी यूनिवर्सिटी थी लेकिन एकदम खाली, और कार्स। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज का कैंपस जो है ना, वो मतलब एक अलग अलग है। लाइक तीन तीन, जैसे 3 मेन रोड है, एक मेन रोड के लेफ्ट साइड में, एक बीच में, एक राइट साइड में। तो वो कैंपस लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अगर क्लब वही, की एक्टिविटी एक साइड हो रही है तो हम कहीं और हैं, तो सेम कैंपस ही नहीं लगता। उस हिसाब से टोक्यो यूनिवर्सिटी इज बेटर। वहां पे ऐसे एक एक ही एरेना में है सब कुछ। और ऐसे 3 ट्रायंगल वाला जो गेट है, वहां पे कुछ है नहीं, कोई भी घुस सकता है। हाँ, बट काफी ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक का आइडियोलॉजी है क्योटो बहुत। यूनिवर्सिटी का। क्योटो यूनिवर्सिटी में कभी आपको नहीं बोलेगा कि आपको इतने क्रेडिट्स करने हैं, आपको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। इट्स लाइक इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि अगर आपको पढ़ना है आप खुद से करो। अभी तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है कि मुझे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, रहना पड़ता है कि अरे ये काम करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है। क्योंकि कोई बोलता नहीं है पढ़ो, कोई बोलता नहीं है करो। रिसर्च हुआ ठीक है, नहीं हुआ ओके, कम टुमारो। मतलब ऐसा, जब whenever you are ready, but I am not ready only, I have to make myself ready। काफी वैसा। बाय बाय। हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस समृद्धि मीशू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक यू सर। मी। बाय बाय। जो भी सब हमारे वीडियोस है या सोशल मीडियाज है, ये सब सिर्फ नंदिनी की वजह से ही हुआ है। She अरे did ये everything। आई ऑल्सो फाउंड आउट, मैंने ऐसे आई थिंक लिंक्डइन में भी देखा था, एंड वन ऑफ द वीडियोज मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। सो ग्रेट ये तो जॉब। ठीक है।